भैया भाई खड़े इधर चल लीजिए दोनों हाथ से दोनों हाथ से आप ही चला दो खड़े रहो दीपक से पकड़ लेंगे पूछ दो बेटा हाँ हाँ वो सर सभी लोग पूछते डॉक्टर साहब आ जाइए आ जाओ आप ही रह गए हैं अच्छा दो लोग हैं आइए करो इधर देखो उधर देखो पीछे ही ऐसे सभी लोग को सर्किट करिए वान्या आइए आइए वान्या लीजिए थोड़े लो उठाओ रखिए फिर चढ़ाइए ये वेरी गुड इनको भी तो करने तो खड़ी देखो भाई अभी इसका खाली सस्ते दिए हम जा रहे थे तो हमने दे दिया था चलो तुम लोग कर दोनों हाथ से बेटा दोनों हाथ से चलो ठीक है हाथ जोड़ो दोनों हाथ से शाबाश ऐसे हाँ हाथ जोड़ो तो हाथ जोड़ो इधर देख लेते हैं ऊपर तरफ में देखो खींच ले चलो चल वीडियो हो गया चलिए और ये हो गया सब दीपक जी ऐसे भी रहना
आप भी चाहिए। भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्से नमो तस्स भगवतो अरहतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्स भगवतो भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विधम्मं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसङ्गं शरणं गच्छामि द्वितीयं विसङ्गं शरणं गच्छामि तृतीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं विबुद्धं शरणं गच्छामि तृतीयं विधम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं विधम्मं शरणं गच्छामि तृतीयं विसङ्गं शरणं गच्छामि तृतीयं विसङ्गं शरणं गच्छामि पाणातिपाता वेरमणि पाणातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि अतिन्नदाना वेरमणि अतिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि मुषावादा वेरमणि मुषावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि सूरा मेरे मज्ज सुरा मेरे मंच प्रमादठाना वेरमणि प्रमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि
धम्मं नमामि शंघं नमामि संघं नमामि शात् शात् घोषित करना चाहता हूं कि हमारे बीच बड़े भाई अटल बिहारी के प्रवक्ता भाई ब्रजेश मौर्य जी, उनके स्वागत में सभी लोग 3 बार साधु 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 बोलेंगे। साधु साधु साधु। हम छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि अटल बिहारी बड़े चौराहा उन्नाव में जो स्थित विद्यालय है, वहाँ पर जागृति के प्रोफेसर हैं और हम सबके बीच में ही रहते हैं, उन्नाव में रहते हैं। कार्यक्रम की अगली कड़ी में आज के कार्यक्रम का संचालन का कार्यभार माननीय विकास जी को सौंप रहे हैं। वो आए आज के कार्यक्रम का संचालन करें। बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद माननीय एडवोकेट दीपक कुशवाहा जी को। साथियों, आज मुझे संचालन का कार्यभार यहाँ पर सौंपा है दीपक जी ने आप सभी लोगों के माध्यम से, इसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। यहाँ पर कुछ लोग नए भी हैं और बहुत सारे पुराने लोग भी हैं। पता है सबको कि कार्यक्रम क्यों हो रहा है, लेकिन कुछ लोगों को नहीं पता है, तो मैं कुछ ब्रीफ जानकारी, थोड़ी सी जानकारी दे देता हूँ कि आज के दिन जो ये धम्म विजय दिवस है, जिसे लोग आज दशहरा के नाम से जानते हैं, धम्म विजय दशमी लगभग 2500 वर्ष पूर्व पुरानी भाषा, पाली भाषा जिसका शब्द है, जिसे विकृत करके कुछ षड्यंत्रकारियों ने दशहरा कर दिया। आज 2282वां धम्म विजय दिवस है। आज ही के दिन जब सम्राट अशोक ने कलिंग विजय के बाद बहुत रक्तपात हुआ, चूंकि कलिंग विजय में उनका हृदय द्रवित हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप सम्राट अशोक ने जो उनके धम्म गुरु थे, उनके माध्यम से उन्होंने जानकारी ली, तो उन्हें ये जानकारी मिली कि भगवान बुद्ध ने 84,000 सूक्तों का प्रतिपादन किया। तो सम्राट अशोक ने कहा कि हम पूरे भारत भूमि पर, भारत जो आज आप नक्शा देख रहे हैं इतना ही नहीं था, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, जितना भी ये सब भारत का ही भूखंड है, इस पूरे भारत भूखंड पर, भारतवर्ष पर हम 84,000 शिलालेख, स्तूप और प्रखंड और अशोक स्तंभ उनका निर्माण कराएंगे, और भगवान बुद्ध की जो शिक्षाएं हैं वो एक नए संविधान के रूप में उन पर हम अंकित करेंगे, जिसका पालन हमारे राज्य की जनता करेगी और हमारा शासन अच्छे से चलेगा और हमारी जनता खुशहाल रहेगी। तो भगवान सम्राट अशोक महान ने 84,000 स्तूपों का निर्माण कराने के बाद आज ही के दिन उन्होंने धम्म विजय दिवस मनाने की घोषणा की और दीप प्रज्वलित करके सभी शिलालेखों, स्तंभों को, आज की भाषा में अगर हम कह लें तो लोकार्पण किया, लोगों को समर्पित किया। और सम्राट अशोक महान ने नए संविधान की आज ही के दिन से, ये समझ लीजिए कि आज ही के दिन से एक नए संविधान को लागू किया उन्होंने देश में, जो कि फैलते फैलते पूरे विश्व में, अगर आप पूरे विश्व के सभी देशों का संविधान उठा करके देखेंगे तो जो मूल भावना है वो सम्राट अशोक की शिलालेखों से प्रेरित है। तो आज वही हम धम्म विजय दिवस मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। थोड़ी सी जानकारी मैं और देना चाहूंगा कि दशहरा कैसे हो गया। जैसे
26 जनवरी और 15 अगस्त को राष्ट्रपति अपनी तीनों सेनाओं के कौशल को परखता है, परेड होती है। ठीक उसी प्रकार से सम्राट अशोक ने भी नींव रखी कि आज ही के दिन हम अपनी सभी सेनाओं का जो बल है, जो आत्मविश्वास है, उसको हम परखेंगे। और उससे दो संदेश जाते हैं। एक तो हमें पता चलता है, हमारे अंदर आत्मविश्वास आता है कि हम इतने मजबूत हैं, और दूसरा एक जो पड़ोसी देश होते हैं उनको ये संदेश जाता है कि इनकी सेना इतनी सशक्त है, इसलिए हमें इनसे उलझने की जरूरत नहीं है। तो प्रतिवर्ष यह कार्यक्रम होता था, जिसको सम्राट अशोक ने शुरू किया और मौर्य वंश के अंतिम सम्राट माननीय बृहद्रथ मौर्य जी की तक ये चलता रहा। आज ही के दिन माननीय बृहद्रथ मौर्य यही परेड का कार्यक्रम चल रहा था धम्म विजय दिवस पर। उनके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने धोखे से उनकी हत्या कर दी उसी परेड के दौरान, और तख्ता पलट कर दिया। बहुत रक्तपात किया उसने। चूंकि मौर्य के 10 राजा हुए, मौर्य वंश के मौर्य साम्राज्य में 10 राजा हुए, उन्हें 10 राजाओं को प्रतीकात्मक रूप में 10 रावण का सिर रख करके उन लोगों ने दशहरा 10 हरा, उसका अगर संधिविच्छेद आप करते हो तो 10 हरा, यानी कि 10 राजाओं को जो बनी बनाई प्रॉपर्टी थी उसको मैंने आज जीत लिया। तो उन्होंने दशहरा घोषित कर दिया। आज से मैंने अभी जल्दी ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह जी के पोस्ट में पढ़ रहा था। वो भाषाविद हैं, इंटरनेशनल, बहुत सारी भाषाओं का उनको ज्ञान है। तो उनके माध्यम से मुझे जानकारी प्राप्त हुई कि लगभग 150 साल पहले तक जो रावण का दहन है वो पूरे भारत में नहीं होता था जिस स्तर पे आज होता है। ये धीरे धीरे उन लोगों ने स्टार्ट किया, और आजादी जब हुई है, देश की आजादी हुई, उसके बाद इन्होंने इस पर पूरा, चूंकि शासन प्रशासन पर यही लोग कब्जा हुए शुरुआत में, इन लोगों ने फिर जो है गली कूचों में ही मनाना शुरू कर दिया, लोगों के दिमाग में भर दिया बिल्कुल। ठीक है, तो हम धम्म विजय दिवस यहाँ पर मनाने के लिए आए हुए हैं। आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। और वक्ताओं की कड़ी में चूंकि समय काफी हो गया, समय 9 बजे से 11 बजे तक का समय था, मैं बुलाना चाहूंगा, कोरारी से चल करके आए हुए हैं, सम्राट अशोक क्लब के सिपाही भी हैं, माननीय अमित जी, कि वो आए और विचार रखें अपने धम्म विजय दिवस पर। सभी को मेरा नाम है। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि आज विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है, तो इस कड़ी में जिस तरीके हमारा अशोक क्लब, सम्राट अशोक क्लब लगातार अपनी छवि को पूरे भारत में पूरी तरीके से लोगों के दिलों में, अपने समाज के लोगों को जागरूक करने का काम कर रहा है। बात करते हैं हमारे कोरारी कला में सम्राट अशोक क्लब जो ये है, इसकी लाट बनी हुई है, लेकिन आज तक उस पर, क्योंकि वहाँ पे दूसरे समाज के लोगों का कब्जा अभी तक था, लेकिन एक सम्राट अशोक क्लब की पहल से हम लोगों ने वहाँ पर उस जो स्तंभ था उस पर हम लोगों ने मोमबत्ती जलाने का काम, और लगातार उस पर अपना कब्जा हम लोगों ने किया, और उससे हर वजह से नमूद है। बहुत बहुत साधुवाद मौर्य जी को, बहुत अच्छी जानकारी दी। आपके गांव में शहीदों के सम्मान में एक अशोक की लाट बनाई गई है, बनी हुई बहुत पुरानी सी, और वहां पर लोग कूड़ा कचरा, जिसे भूरा नहीं होता है, उस टाइम में लोग इकट्ठा करने लगे थे, क्योंकि उन्हीं सवर्णों के इलाके में वो है। तो जब हमें जानकारी हुई, सम्राट अशोक क्लब को जानकारी हुई, तो हम लोग जो दीपदानोत्सव पर्व होता है, दीपोत्सव, उस पर्व से एक दिन पहले संध्या में हम लोग गए। अमित जी से हमने संपर्क किया कि हम लोग आ रहे हैं, आप लोग व्यवस्था करिए। फिर हम लोगों ने साफ सफाई की और वहाँ एक नींव डाल दी। प्रतिवर्ष वहाँ पर दीप प्रज्वलन का कार्य होता है।
ऐसा ही कार्य पूरे भारत में सम्राट अशोक जी ने भी किया था आज ही के दिन। अब मैं बुलाना चाहूंगा माननीय दीपक जी को कि वो आए और कार्यक्रम किस उपलक्ष्य में हो रहा है इस पर कुछ विस्तृत जानकारी देंगे हमें माननीय दीपक कुशवाहा जी। बहुत बहुत साधुवाद संचालक महोदय जी। जो लोग आज पहली बार यहाँ आए हुए हैं, हम एक छोटी सी जानकारी देना चाहते हैं कि हम और हमारे साथी एक मैरून सॉर्ट ऑफ ब्लैक माइंड नहीं है। वो एक संगठन है जिसका नाम है सम्राट अशोक क्लब। ये उन्नाव की कड़ी है। इस प्रकार से पूरे देश में हर जिले में कड़ी है और हर जिले में मनाया जा रहा है अपनी अपनी व्यवस्था के अनुसार। सम्राट अशोक क्लब एक राष्ट्रीय संस्था है पूरे देश में, और देश ही नहीं विदेश में भी कहेंगे, क्योंकि इस समय जो मनाया जा रहा है वो मॉरिशस में मनाया जा रहा है और दक्षिण कोरिया में मनाया जा रहा है, थाईलैंड में मनाया जा रहा है, अन्य देशों में मनाया जा रहा है। आप देख रहे हैं कि जैसे एक राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ रखा हुआ है, ये भी अपने आप में एक गौरव प्रतिभा है, क्योंकि अगर किसी भी नोट और सिक्के पर ये अशोक की लाट ना लगी हो तो इंडियन करेंसी नहीं मानी जाएगी। दूसरी चीज है कि बहुत सारे लोग आज पहली बार देख रहे होंगे कि जो पूरे संविधान में लिखा गया है, हम लोग पढ़ते हैं कि अशोक चक्र, अशोक लाट आदि वस्तुएं जो है अशोक के नाम से ही कही जाती हैं। उनकी प्रतिमा आज पहली बार देखी। जिस संविधान से या जिस कानून से या जिस किताब से देश चलता है मतलब देश की व्यवस्था चलती है, मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि इस भारत देश में उस किताब को 99% लोगों ने नहीं देखा। जब उस किताब को देखा ही नहीं है तो पढ़ेंगे कैसे? पढ़ेंगे नहीं तो समझेंगे कैसे? समझेंगे नहीं तो चलाएंगे कैसे? और जिन लोगों ने पढ़ा है, उसको समझा है, वो देश अपने हिसाब से चला है, संविधान के हिसाब से नहीं चला है। लोग कहते हैं कि संविधान की समीक्षा होनी चाहिए। क्यों समीक्षा होनी चाहिए? उस समय संविधान बना था तब कंप्यूटर भी उतना नहीं था, वो व्यवस्थाएं नहीं थी, वो इलेक्ट्रिसिटी नहीं थी, वो रोडें नहीं थी। वो लोगों ने संविधान बनाया, इतना अच्छा कानून बनाया, तो हमसे बुद्धिमान थे कि हम? स्वाभाविक सी बात, हमसे बुद्धिमान थे। जब वो हमसे बुद्धिमान थे तो उनकी हम बुद्धिमानी पर प्रश्न चिन्ह लगा रहे हैं। मैं तो दावे के साथ कहता हूं कि संविधान की समीक्षा करने की जरूरत नहीं है, हर इंसान को अपने अंदर की समीक्षा करने की जरूरत है। अपनी समीक्षा करेंगे तो पता चलेगा। लोग कहते हैं उन्होंने ये नहीं किया, उन्होंने ये नहीं किया है, वो नहीं किए हैं, आपने क्या किया है? जो चीज शुरू होती है सबसे पहले आपसे शुरू होती है। एक गांव में कहावत कही जाती है कि जबान सीधी तो मुल्क सीधा, और कहा जाता है कि प्यार में सब कुछ कराया जा सकता है, और युद्ध करके तो रक्तपात और धन की हानि ही होती है। आज का जो पर्व मनाया जा रहा है वो धम्म विजय दिवस। आज के ही दिन सम्राट अशोक ने जब कलिंग युद्ध जीत कर वापस अपने राज्य आए तो उन्होंने कहा, सोचा, अपने सेना में और अपने मंत्रियों से चर्चा की, युद्ध करके जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। हम शक्तिशाली हैं, ताकतवर हैं, किसी से भी जीत सकते हैं।
कंधार, कजाकिस्तान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान पूरा जीत लिया उन्होंने। तब उन्होंने जहां से स्टार्ट कार्यक्रम हुआ था बुद्ध के समक्ष दीप प्रज्वलन करके, तब उन्होंने विचार किया कि सबसे सरल और अहम और मुख्य रास्ता यही। उन्हीं की सोच पर यह संगठन चल रहा है और कार्य कर रहा है। उन्हीं की विचारधारा पर आज कार्यक्रम प्रारंभ हुआ। बुद्ध को भी लोग भगवान कहते हैं और हैं भी, लेकिन जिसे लोग कहते हैं भगवान और बुद्ध भगवान में अंतर है। भगवान बुद्ध ने कहा है कि भगवान हर इंसान है। जैसे भा माने होता है भूमि, गा माने होती है गर्मी, वा माने होती है वायु और ना माने होता है नीर। तो इन चार चीजों से ही शरीर बना है। इसके अलावा कोई भी चीज शरीर में नहीं है। जैसे गाड़ी के अलग अलग पार्ट होते हैं, नाम होते हैं, पूरा असेंबल कर दिया जाता है तो गाड़ी बन जाती है। तो जो हम सांस ले रहे हैं वो वायु है, जो हमारे शरीर में खून दौड़ रहा है, पानी दौड़ रहा है, वो पानी है। खून में भी पानी है, वो पानी है। भूमि नहीं समझ में आ रहा है, लेकिन जब कोई व्यक्ति मृतक हो जाता है तब वो मिट्टी ही हो जाती है। और गा का मतलब है गर्मी, टेम्परेचर। साइंस ने खोजा है कि बॉडी का टेम्परेचर 98.6 होता है। अगर बहुत बढ़ गया तो फीवर है, बहुत घट गया तो खत्म। तो ज्यादा उभर न कहते हुए भगवान बुद्ध की विचारधारा को जब ग्रहण किया और यहां से श्रीलंका सबसे पहली बार भेजा अपने पुत्र महेंद्र और अपनी पुत्री संघमित्रा को, कि जो पूरे वर्ल्ड में या जो जनमानस के लिए जो सबसे सरल और अहम रास्ता है वो बुद्ध का रास्ता है। थोड़ा सा फर्क बताएंगे। लोग कहते हैं भगवान भगवान भगवान। भगवान की जरा परिकल्पना करिए कैसे हैं। मैं बुराई नहीं कर रहा हूं। भगवान का मतलब, जैसे एक शिक्षक हैं, हमारे मास्टर साहब बैठे हैं, प्रवक्ता हैं इंटर कॉलेज में। शिक्षक का एक परिधान होता है कि मियां से पैंट कटी, मियां शर्ट कटा, इधर लटकन लटका, इधर वजेब लटकी। ये परिधान शिक्षक का नहीं होता है। एक परिधान होता है, लगना चाहिए कि यहां शिक्षक हैं। जैसे डॉक्टर हैं, उनका एक परिधान है कि नहीं वो गले में आला डाले हैं, सफेद कोट पहने हैं, डॉक्टर। एक किसान है, वो किसान का परिधान है। तो वो जो अपने हाथ में सब लोग शस्त्र लिए हैं, क्या उसका लाइसेंस है? और लाइसेंस नहीं है तो अवैध है। और अगर अवैध है तो आतंकवादी है। ज्यादा नहीं ले जाएंगे उधर। लेकिन और दूसरी तरफ देखिए बुद्ध को शालीन, उनके जो भी पहले की किताबें, त्रिपिटक पढ़िए, चंद्रोदय पढ़िए, उनके जो शालीन भाषाएं हैं। जैसे एक छोटी सी कहानी, अंगुलीमाल डाकू कहता हम मार देंगे। मारो, मरना तो है ही है, तुम ही मारो भाई, मेरे मरने से तुम्हारा कल्याण होता, मार दो। आज नहीं तो 10 साल बाद मरेंगे, से हम ही हैं। 20 साल बाद मरे, 30 साल मरे, 50 साल में, 100 साल, मरना तो है ही है। लेकिन तुम्हारा कल्याण क्या होगा मेरे मरने से? उन्होंने अपनी भाषा में मोटिवेट किया, समझाया और वो उनकी शरण में गए। जैसे किसी चीज को नहीं समझ में आ रहा है
तो प्रवक्ता सब बताते हैं, उसको समझाते हैं, तो उस लड़के को लगता है कि कुछ सही चीज है और इससे मेरा कल्याण होगा, तो वो सर जी गुरु जी कहता है। किसी जनरल आदमी को जब चलते हुए कह सकते हो सर जी, मास्टर साहब कहोगे? नहीं कहोगे। वो व्यक्ति की वैल्यू नहीं है। व्यक्ति की वैल्यू मतलब नथिंग, व्यक्ति के कार्य की वैल्यू है। सम्राट अशोक ने जब बुद्ध का रास्ता अपना कि आज के ही दिन बिहार में जो गांधी मैदान है, उस समय उसका नाम पाटलिपुत्र था। उस मैदान पर जैसे विकास जी ने बताया कि आज जैसे परेड होती है 26 जनवरी को, तो अपनी सेना का निरीक्षण करने के लिए ये व्यवस्था लागू की। वहां से लगातार चलती रही, उनके लड़के चलते चलती तथा ये आई सीधे वैद्यनाथ मौर्य तक, और छल और कपट से उस मित्र शुंग ने हत्या कर दी और सत्ता बदल दी। जैसे यहाँ पर अगर मान लीजिए हमें शक्तिशाली हों, जो चाहेंगे वो कराएंगे। जैसे एक सिक्का है, मैं आपको एक सिक्का दिखा रहा हूं, तो आपको सिक्के का एक पहलू दिखाई पड़ेगा, दूसरा नहीं दिखाई पड़ेगा, दूसरा हम देख रहे हैं। या ये मानिए कि मैं वो पहलू दिखाना ही नहीं चाहता हूं, तो जब सत्ता परिवर्तन हुआ तो सिक्के का वो पहलू दिखाया जा रहा है जो आपको भ्रमित कर रहा है। सिक्के का वो पहलू नहीं दिखाया जा रहा है कि जिससे आप समझ सकें। और किसी को बदलने की जरूरत नहीं है। प्रारंभ सबसे पहले अपने से करिए, खुद बदल गए तो जग भी बदल जाएगा। ज्यादा कुछ न कहते हुए मैं यही कहूंगा कि आपस में जुड़िए, मिलते रहिए, डोर टू डोर जुड़ते रहिए, एक ना एक दिन चैन बन जाएगी। जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। ये लिखवाया और उस जो उन्होंने लिखवाया उस लेखनी से हमें पता चलता है कि सम्राट अशोक ने क्या कार्य किया। देखिए, उन्होंने लिखवाया कि आज से पशुओं, पक्षियों और मनुष्यों के लिए अलग अलग चिकित्सालय नहीं हुआ करते थे। जो आज आप पद्धति देख रहे हैं आजाद भारत की, कि पशुओं का चिकित्सालय अलग है, प्राणियों इंसानों का अलग है, तो ये आज वर्तमान स्थिति नहीं है। ये सम्राट अशोक समय की है। तो 30 शिलालेख में उन्होंने लिखवाया कि जिन जिन स्थानों पर चिकित्सालय हैं, जहां नहीं भी हैं, जहां पर औषधियां हैं और जहां पर नहीं उपलब्ध हैं, जैसे जो पड़ोसी राज्य थे, जो पड़ोसी देश थे, वहां पर जहां पे नहीं थी अपने यहाँ से उन्होंने भिजवाई, वहां पर औषधियां वहां पर लगवाई। जो अपने यहाँ पर नहीं थी वो वहां से उन्होंने मंगवा करके लगाई और अलग अलग चिकित्सा पद्धति का उन्होंने संचालन शुरू किया आज ही के दिन से। इसके साथ साथ उन्होंने 6वें शिलालेख में ये लिखवाया है कि जो प्रतिवेदक होता है, जो राजा और प्रजा के बीच का जो एक कड़ी होगी, उन्होंने प्रतिवेदकों को आदेश देते हुए कहा है कि मैं चाहे सोता हूं, खाना खाता हूं, अंतर कक्ष में हूं, यानी कि मैं किसी भी समय कहीं पर भी हूं, प्रतिवेदक मुझे जनता की सूचना तुरंत देंगे। आज का परिवेश क्या है? प्रधानमंत्री की तो बात छोड़ दीजिए, अगर आपके गांव का प्रधान है या सभासद है, अगर आप उससे मिलने जाते हैं और वो सो रहा होता, आराम कर रहा होता, जाइए प्रधान जी भी बात मिलेंगे, ऐसा परिवेश बनाया गया है आज। जबकि सम्राट अशोक ने यह कहा है कि मैं कितना भी उद्योग कर लूं, उद्योग का मतलब, ये पुरानी भाषा है उद्योग, आज उद्योग का मतलब हो गया व्यापार और इस तरह का हो गया, उद्योग का मतलब हो गया कितना भी मैं परिश्रम क्यों न कर लूं, मुझे शांति नहीं मिलती है। इसके साथ साथ आज हम दहेज प्रथा और फिजूल खर्ची का विरोध करते हैं, लेकिन करते सभी हैं, काम वही सब करते हैं। उन्होंने अपने 9वें शिलालेख में लिखवाया
कि जो हमारे देश की प्रजा है वो अल्प संचय और अल्प व्यय का काम करेगी। जो आप लोग पुत्र हुआ तो उसमें आपने बहुत सारे काम करते हैं, खाना पीना और बहुत सारे आप उत्सव करते हैं, उद्योग करते हैं, शादी बारात में आप बहुत बड़ा पैसा खर्च कर देते हैं। तो उन्होंने नवे शिलालेख में लिखवाया कि हमें फिजूल खर्ची से बचना है। जहां तक हो सके आप अपने धन को संचय करें और धम्म के कार्य में लगाएं। उस पैसे को धम्म के कार्य में लगाएं। जो लोग धम्म का कार्य कर रहे हैं उनको आप दान दें। इसी कड़ी में अब मैं बुलाना चाहूंगा माननीय हमारे संरक्षक महोदय जी हैं, सटल प्रसाद मौर्य जी, कि वो आए और हमें कुछ जानकारी दें। माननीय सचिव महोदय। साथियों, आज धम्म विजय दिवस के विषय में बहुत अच्छी चर्चा हो रही थी। यह जानकर बहुत खुशी हुई। हमारे साथियों ने बताया जैसा कि जिस समय सम्राट अशोक कलिंग युद्ध जीतते हैं, उसके बाद वो कलिंग युद्ध का विनाश देखकर उनकी आत्मा पीड़ित होती है और ऐसे समय में भिक्षु एक पहुंचते हैं तो वो देखते हैं, फिर इनसे बीच में वार्ता होती है सम्राट अशोक से और उनके द्वारा सम्राट अशोक को ज्ञान मिलता है और तभी से उसी दिवस को, जिस दिन इन्हें ज्ञान मिलता है, ज्ञान प्राप्त होता है, उसी दिन को धम्म विजय दिवस कहा गया है और कहा जाता है। तो साथियों, धम्म विजय दिवस अभी तक हम लोग मनाते हैं, लेकिन कुछ दिनों से जो कुछ चतुर चालाक लोग हैं धम्म विजय दिवस को दशहरा में कन्वर्ट करने में लगे, जिससे हम लोगों को और समाज के लोगों को जानकारी होनी चाहिए और इस दशहरा को हमारी हार के रूप में ये लोग मनाते हैं और धम्म विजय दिवस जो है वो जो बहुत बड़ा नरसंहार हुआ था, उसके बाद जो धम्म का रास्ता पकड़ा, उस धम्म के रास्ते को पकड़ने को धम्म विजय दिवस कहते हैं। के साथ साथियों, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। नमो बुद्धाय। जय सम्राट अशोक, जय भारत, जय संविधान। सर्वप्रथम आप सभी का आभार व्यक्त करता हूँ और सम्राट अशोकों पर और 2582 जयंती समारोह पर ये बुद्ध का है, ये बुद्ध जयंती का है। 2282 धम्म विजय दिवस है आज। बोलिए। तो इसमें हमें मतलब सम्मिलित होने के लिए आप लोगों ने अवसर दिया और मैं अपने महोदय जी का भी आभार करता हूँ जो हमें यहाँ पर लाने में के लिए यहाँ बुलाए और उनके साथ सभी को आभार करता हूँ। आज पहली बार इतना विस्तृत रूप से मैं सुना भगवान के बारे में और इससे मैं बहुत प्रभावित हुआ हूँ और इसको मैं अन्य लोगों के बीच में भी। और एक चीज़ हमें बहुत अच्छा लगा कि ये किसी एक जात के लिए नहीं, इसमें हर कास्ट के लोगों को भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए और समाज के सभी वर्गों में समानता लाने का
प्रयास करना चाहिए। तो हमारे बीच में बहुत असमानताएं हैं, जातिवाद है, जैसे भी ब्राह्मणवाद, ये लोग हावी थे हमारे ऊपर। इन सबको देखते हुए हम लोग को भी एकजुट होना जरूरी है। और हम भी यहाँ डायट प्रवक्ता समाज विज्ञान ग्रुप है, अभी 1 जुलाई को मैंने योगदान किया हूँ। इसके पहले मैं भी झारखंड में था और मैं भी जनजातियों के बीच में ही था। और हम मतलब SC OBC के बीच में जो दिक्कतें हैं उस बीच में रहकर महसूस किया। और वहाँ से भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिला कि भी हम लोग पीछे हैं। और जब तक हम लोग एक नहीं होंगे तब तक हम लोग भी अपनी बातों को बीच में नहीं रखेंगे। नियम कानून तो सब, संविधान भी अच्छा सा बना है, लेकिन उसको हम लोग तभी इम्प्लीमेंट करेंगे जब तक हम लोग संगठित नहीं होंगे। क्योंकि कुछ ऐसे लोग मुख्य वर्ग लोग हैं जो उस पर हावी है। भी संविधान तो हमारे लोग के बीच के लोग एक ने बनाया, बाबा जी ने ही बनाया, लेकिन उस पर हावी कुछ और लोग हैं। इसलिए हम लोग को संगठित होना बहुत जरूरी है। इसी के साथ में अपनी बात को ध्यान रखना है। सभी को बहुश्रुत होना चाहिए। बहुश्रुत का मतलब ये होता है कि अगर हम किसी विचारधारा को मानते हैं, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर जितने लोग बैठे हैं या जो भी हमारे देश की जनसंख्या है वो सभी एक ही विचारधारा को मानने वाले हों। सभी लोग किसी न किसी भिन्न भिन्न विचारधारा को मानने वाले हैं। तो इसलिए सम्राट अशोक ने एक नया शब्द इजाद किया, बहुश्रुतता। व्यक्ति को बहुश्रुत होना चाहिए, एक दूसरे की बात को समझना चाहिए, एक दूसरे के विचारों को समझना चाहिए, एक दूसरे के संप्रदाय के विचारों को सुनना चाहिए, लेकिन लक्ष्य एक होना चाहिए। वो लक्ष्य उन्होंने निर्धारित किया है, 7वें शिलालेख में लिखवाया है कि हमारा मन और चित्त उन सभी बातों से निर्मल हो रहा है या नहीं हो रहा है, इस बात का ध्यान रखना चाहिए। ऐसी बातों को हमें ग्रहण करना चाहिए। इसके अलावा उन्होंने अपने शिलालेख में एक एक संविधान की जितनी चीजें हैं उन एक एक चीजों को, एक एक नियमों को अपने शिलालेख में लिखवाया है। नौकर के साथ मालिक का व्यवहार कैसा होना चाहिए, मालिक का व्यवहार नौकर के साथ कैसा होना चाहिए, माता पिता के साथ में व्यवहार कैसा होना चाहिए बच्चे का, क्योंकि माँ बाप ही बच्चों को इस संसार में लाने वाले होते हैं। उन्होंने सेया पाला बच्चों को, कितनी नटखट होते हैं बच्चे, लेकिन वही जब माँ बाप बुढ़ापे में आपकी ओर अग्रसर होते हैं तो वही बच्चे जो है उनको दुत्कारते हैं। अगर कोई माँ कोई बात नहीं समझ में आती है, 4 बच्चे से पूछती है तो बाद में बच्चा वही दुत्कारता है कि तुमको समझ में नहीं आता एक बार में, जबकि वही बच्चा छोटा था 10 बार पूछता है, लेकिन फिर भी माँ बाप उसको बताते हैं। तो इतनी गूढ़ बातों को, इसके साथ साथ उन्होंने दीमक को मारने की भी जो है ना मनाही की। इतना सूक्ष्म दृष्टा शासक पहले नहीं हुआ कभी। उन्होंने ये कहा है कि हमसे पहले भी राजाओं ने विजय की, देशों को जीता, लेकिन उन देशों को जीतने से मिलता क्या है। उन्होंने अपने स्लाइड में लिखवाया सीधे सीधे कि मिला क्या, मिलता क्या है कि जो लोग मारे जाते हैं उनके सगे संबंधियों को द्वेष मिलता है, मानसिक शांति नहीं मिलती है। सिर्फ एक व्यक्ति संतुष्ट होता है और वो राजा होता है, और सिर्फ अपने अहम के कारण, सिर्फ अपने अहम के कारण वो युद्ध करवाता है। किसी भी देश की कोई जनता नहीं चाहती कि युद्ध हो। इसलिए मैं आज से युद्ध विराम करता हूं और धर्म विजय की घोषणा करता हूं कि जो ये भगवान बुद्ध का धर्म है, ये किसी एक कम्युनिटी की रजिस्ट्री नहीं है। मुझे सम्राट अशोक महान की एक बात याद आती है, विजय पर। विश्व में जितने भी विजय हुई हैं किसी न किसी को पराजय करके हुई है। सभी लोग सहमत हैं? विश्व में जितनी भी विजय हुई है किसी न किसी को पराजय करके हुई है, लेकिन जो धर्म विजय है उसमें जीतने वाला का भी कल्याण होता है और हारने वाले का भी कल्याण होता है। अगर 2 धर्म के जानकार
या किसी एक कम्युनिटी का व्यक्ति है, किसी विचारधारा का और एक धर्म का प्रचारक है, अगर दोनों में कोई संवाद हो रहा है, अगर धर्म जीतता है तो धर्म जिसने जो जीता है उसका भी कल्याण हुआ और जो पराजय जिसकी हुई उसका भी कल्याण हुआ, क्योंकि उसको भी कुछ ना कुछ वहां से मिला। तो धर्म की विजय एक ऐसी विजय है जिसमें हारने और जीतने दोनों का कल्याण होता है। अब मैं इसी कड़ी में सम्राट अशोक क्लब भारत उत्तर प्रदेश सोशल मीडिया कोऑर्डिनेटर माननीय वीरेंद्र जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आएंगे और अपनी बात को रखेंगे हमारे बीच में। माननीय वीरेंद्र महोदय। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय संचालक महोदय को। सबसे पहले सम्राट अशोक महान के धर्म चक्र से सुशोभित भारत के राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे को नमन करता हूँ। समता, स्वतंत्रता, बंधुत्व, न्याय, विभिन्न धर्म, जात, संप्रदायों को अपने अंदर समाहित करने वाले भारत के एकमात्र राष्ट्रीय धर्म ग्रंथ भारतीय संविधान को नमन करते हुए महामानव शाक्य मुनि तथागत गौतम बुद्ध को नमन करता हूँ। 16 महाजनपदों में विभक्त भारत को एक सूत्र में पिरोने वाले अखंड भारत के निर्माता, राष्ट्र विधाता, सिकंदर जैसे आक्रांता को, विदेशी आक्रांता को उल्टे पांव खदेड़ने वाले प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानी चक्रवर्ती सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य जी को नमन करते हुए भारत की सीमाओं को सुदूर देशों तक विस्तार करने वाले सम्राट अशोक महान जी को नमन करते हुए हमारे बीच प्रोफेसर साहब उपस्थित हैं, माननीय तेजस गौड़ जी का और माननीय पटेल जी का और इनके साथ सभी वरिष्ठ जनों का, हमारी बहनें और बच्चों का सबका स्वागत करते हुए धम्म विजय दिवस पर अब हमारे जो पूर्व वक्ता हैं सभी साथियों ने काफ़ी अच्छा उस पर प्रकाश डाला, काफ़ी अच्छी चर्चा की। उसमें से मैं बहुत संक्षिप्त में मैं कुछ बातें आप लोगों के बीच रखना चाहता हूँ। जैसे कि जो धम्म विजय दिवस है, आज इसको दशहरा करते हैं और जो हमारे प्रोफेसर साहब तो विद्यालय में पढ़ाते हैं, उन्होंने देखा होगा और अभी भी शायद महसूस करते होंगे इस चीज़ को। कुछ दिन पहले तक हिंदी की किताबों में उसको विजयदशमी कहा जाता था। मतलब 2282 वर्षों के बीच में क्या क्या परिवर्तन हुए। 2282 वर्ष पूर्व उसको धम्म विजय दिवस कहा जाता था, फिर बीच में हिंदी की किताबों में उसको विजयदशमी कहा गया और अब विजयदशमी को दशहरा कैसे कन्वर्ट किया गया दशहरे में, वो सब आप देख ही रहे हैं। वो तो इस बार कोरोना का प्रकोप है, इस वजह से आपको थोड़ा शांति दिख रही है, वरना आज के दिन आपको चारों तरफ तांडव दिख रहा होता रावण को लेकर के। तो मैं इस पर बहुत संक्षिप्त में प्रकाश डालूंगा। जैसा कि आप सब जानते हैं, सम्राट अशोक महान ने कलिंग युद्ध के पश्चात धम्म विजय दिवस, धम्म विजय की घोषणा की रणभेरी को छोड़ करके। तो जो कलिंग युद्ध था, भारत के इतिहासकारों ने कलिंग युद्ध से सम्राट अशोक महान को बदनाम करने का काम किया कि सम्राट अशोक ने जो है इतना बड़ा रक्तपात किया। लेकिन कलिंग युद्ध के कारण क्या थे, कलिंग युद्ध क्यों हुआ, उसके अंदर जो रीजन था उसको किसी ने नहीं बताया। कलिंग युद्ध का सबसे बड़ा रीजन ये था कि उस समय जो मगध और कलिंग दोनों पड़ोसी राज्य थे और चूंकि कलिंग समुद्री सीमा के नजदीक था, जो भारत का आवागमन था वो पानी के जहाजों के माध्यम से होता था और मगध राज्य का जो कीमती वस्तुएं थी पानी के जहाज से मगध आती थी। तो कलिंग में कुछ लुटेरे टाइप के लोग थे, आक्रांता थे। जैसे अभी इस समय सोमालिया एक अफ्रीकन देश है, वहां भी ऐसा ही है कि किसी भी देश का कोई शिप जाता है और सोमालिया में कुछ आतंकवादी टाइप के लोग हैं, वो वहां से लूट लेते हैं, उसको बेशकीमती चीजें लूट लेते हैं। तो ऐसे ही मगध की वस्तुओं को कलिंग के लोग लूट लिया करते थे। जब कलिंग के लोगों को सम्राट अशोक महान ने, क्योंकि सम्राट अशोक के पास वहाँ के जो व्यापारी थे मगध के, वो लोग गए और कहा कि इस तरह की समस्याएं हो रही, इस घटनाओं से मगध के राजकोष को भी नुकसान होता है। तो सम्राट अशोक ने कहा कि ठीक है भाई, मैं इसको समाधान करता हूँ इसका। सम्राट अशोक ने उन लोगों के साथ, कलिंग के लोगों के साथ बातचीत किया, बातचीत करके चर्चा करके समस्या का समाधान खोजने का प्रयास किया। ठीक उसी तरह जैसे वर्तमान में भारत कभी चीन के साथ वार्ता करता है, कभी पाकिस्तान से वार्ता करता है, ताकि युद्ध ना हो, सिर्फ वार्ता से बात टल जाए, बात बन जाए।
तो सम्राट अशोक ने प्रयास किया, लेकिन कलिंग के लोग इस बात को नहीं माने। वो लोग धीरे से फिर वही घटनाएं होने लगी कुछ दिन बाद। तो सम्राट अशोक को लगा कि अब लूटपाट की घटनाओं को रोकने के लिए अब युद्ध बहुत जरूरी हो गया, युद्ध ही अंतिम रास्ता हो गया है। तो सम्राट अशोक महान ने फिर कलिंग पर आक्रमण किया, और आक्रमण करने के बाद जब उन्होंने कलिंग पर विजय प्राप्त की, तो दुनिया के सभी सम्राट या दुनिया की कोई भी किसी भी देश का, आप यहाँ तक देख लीजिए कि भारत की जैसे क्रिकेट टीम जब जीतती है तो हमारे कप्तान थे, उन्होंने विदेश में अपनी टी शर्ट को उतार के वहां पे डांस करना चालू कर दिया, एक उत्सव जोश में। लेकिन सम्राट अशोक ने इतना बड़ा युद्ध जीतने के बाद कोई उत्सव नहीं बनाया, क्योंकि उन्होंने जब रक्तपात को देखा तो उनके अंदर एक ग्लानि हुई। उन्होंने कहा, उनको ऐसा लगा कि ये बहुत गलत हुआ, बहुत अनर्थ हुआ है। अब कुछ लोग ये भी कहते हैं कि सम्राट अशोक ने बहुत लोगों की हत्या की। जब कोई युद्ध होता है तो दोनों पक्ष के लोग मारे जाते हैं, ऐसा नहीं कि सिर्फ कलिंग के लोग मारे गए थे, उसमें मगध के जो सैनिक थे वो भी मारे गए थे। तो बहुत सारे बच्चे अनाथ हुए थे, बहुत सारे लोगों की माताएं बहनें विधवा होती। इस सब चीज को सम्राट अशोक ने महसूस किया। अब जब महसूस किया तो उन्होंने भी बौद्ध बनते जो थे, बौद्ध जो थे, उनके माध्यम से दम को स्वीकार किया। अब दम को स्वीकार करने के बाद फिर उस दिन को, जैसा कि माननीय विकास जी ने और भैया जी ने बताया कि सैन्य निरीक्षण होता था, ये एक परंपरा थी। लेकिन इस परंपरा को नष्ट करने की क्या जरूरत थी, और जिन लोगों ने नष्ट किया उन्होंने किस तरह से सांस्कृतिक घोटाला किया। इतिहास का ये पहला सांस्कृतिक घोटाला है दशहरा, जो है जिसको दशहरा कहते हैं। दशहरा इसलिए कहा जाता है, इस पर मैं संक्षिप्त में, कि सबसे पहले सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, सम्राट अशोक महान, खुड़ाल, दशरथ, शालिशुक, देववर्मा और बृहदत्त, 10 सम्राटों के शासन का अंत हुआ। तो इसलिए इसको इन लोगों ने, 10 शासकों के शासन का अंत हो गया, इसलिए इसको दशहरा कहा। अब आप सब पढ़े लिखे लोग हैं, आप सब विज्ञान को पढ़े लिखे लोग हैं, आपके बच्चे जाते होंगे, आप लोग भी गए हैं। आप लोग इस बात को समझ सकते हैं कि 10 सिर वाली कोई प्रजाति कभी भारत ही नहीं, पूरी दुनिया में कभी हुई नहीं है, कभी नहीं हुई है। आपके सामने जो प्रस्तुत किया जाता है दशहरे को, एक गर्दन इधर, एक गर्दन इधर लटका दिया उसको, तो ऐसा भारत ही नहीं, पूरी दुनिया के इतिहास में कहीं ऐसी कोई घटना ही नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग में जबरदस्ती एक चीज थोप दी गई है। अब आप लोग उसको प्रश्न नहीं कर सकते हैं। आप प्रश्न करेंगे तो आपके ऊपर वो लोग कभी राष्ट्रद्रोही, कभी बोलेंगे कि ये धर्म विरोधी है। लेकिन अब जब आपके बच्चे स्कूल जा रहे हैं, अगर आपका बच्चा शाम को वापस आएगा और अगर आपसे बोलेगा कि पापा क्या रावण के 10 सर थे, आप क्या कहेंगे उसको? आपको, अगर आपके भाई का अगर अभी एक्सीडेंट हो जाता है, आपको उसको खून देना है, तो भैया जी हमारे डॉक्टर हैं, अगर उसको खून देना है तो सबसे पहले क्या होता है, दोनों लोगों का ब्लड ग्रुप मैच किया जाता है, और जब दोनों का मैच कर जाता है तभी आप उसको दे सकते हैं। वो चाहे आपका पिता हो, चाहे पुत्री हो, चाहे कोई भी हो, आपका रिलेटिव नहीं दे सकता है। फिर वो रावण 10 सिर अलग अलग काट के लगाने का, तो ये सब इतिहास का जो सबसे पहला सांस्कृतिक घोटाला हुआ, वो यही सबसे पहला सांस्कृतिक घोटाला हुआ। और सम्राट अशोक महान का जब शासन का अंत हो गया, उनके 140 वर्षों के शासन का जब अंत हो गया, तो इन लोगों ने उसके बाद घोटाला चालू कर दिया। अब वर्तमान जो इतिहासकार हैं, वो कुछ इतिहासकार तो यहाँ तक कह देते हैं कि वास्को डी गामा ने भारत की खोज कर दी। मतलब जैसे भारत, वास्को डी गामा से पहले भारत था ही नहीं। इस तरह से मतलब झूठी झूठी कहानियां एकदम आपके बच्चों पर थोप दे रहे हैं, और आप लोग भी हैं कि बिल्कुल आंख बंद करके जो कह दिए उसको आप लोग मान लीजिए। तो आप ये सोचिए कि एक तरफ ये सम्राट अशोक महान है और इनका धम्म है, इनके ऊपर आज दुनिया के हजारों लाखों जो पीएचडी के छात्र हैं वो शोध कर रहे हैं, आज भी शोध कर रहे हैं इनके शिलालेखों पे। हम लोग अभी इनको जितना जान पाए हैं वो मुझे लगता है कि 10% ही जान पाए होंगे हम लोग, बाकी चीजें अभी जमीन के अंदर ही हैं। आप लोग कभी जाइए, सोचिए कि अगर सम्राट अशोक से नफरत थी उन लोगों को, सम्राट बृहदत्त मौर्य से नफरत थी, चलिए मान लेता हूँ ये गलत व्यक्ति थे, लेकिन आप कभी सारनाथ जाइए, कभी आप नालंदा जाइए, कभी आप लुम्बिनी जाइए, कहीं भी आप जाइए, और वहां के संग्रहालय में जो सम्राट अशोक कालीन जो वस्तुएं हैं, जो चीजें हैं, जो पुरातात्विक अवशेष हैं, उनको जाकर के देखिए। इन लोगों ने खंडहर में तब्दील करने का काम किया है। किसी की नाक तोड़ दी है, किसी की कान तोड़ दिया है, किसी का मुंह तोड़ दिया है। तो इन लोगों को उससे क्या दिक्कत थी? ये जो अशोक स्तंभ आप लोग देख रहे हैं, जो भारत का राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है, इसको भी इन लोगों ने तोड़ दिया। इसके ऊपर ये इस आकार में नहीं था, इसके ऊपर एक चक्र बना था और उसमें 32 तीलियां थी, उसको भी इन लोगों ने तोड़ दिया। और तोड़ने के बाद भी मिट्टी में उसको पूरा दबा दिया, दफना दिया। सैकड़ों साल बाद उसको खोदा गया। तो शुक्र है भारत में अंग्रेज आए और अंग्रेजों ने उस खुदाई का काम किया
और उसके बाद इतिहास को आप लोगों के सामने उजागर किया, वरना आप लोग आज तक जान ही नहीं पा रहे होते कि सम्राट अशोक महान थे कौन। तो ऐसे बहुत सारे सांस्कृतिक घोटाले हमारे इतिहास में हुए हैं, जैसे कि एक हिंदी का गीत है, मुझे याद आ रहा है, जिसमें काफी पुराना गीत है। लोग कहते हैं कि जहां डाल डाल कर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा। मतलब कवि ने एक ऐसे भारत की परिकल्पना की है कि जहां डाल डाल पर, हर डाल पर, हर पेड़ पर सोने की चिड़िया रहती थी, ऐसा भारत था। और आप सभी ग्रामीण क्षेत्रों से हैं, आप लोग शादी बारातों में महिलाओं को एक मंगल गीत गाते हुए देखते होंगे। महिलाएं एक मंगल गीत गाती हैं कि सोने की थाली में खाना परोसो। मतलब एक तरफ कवि कह रहा है कि डाल डाल पर सोने की चिड़िया, और एक तरफ महिलाएं कह रही हैं कि सोने की थाली में खाना परोसो। मतलब इतना संपन्न भारत, इतना खुशहाल और समृद्ध भारत कब था, कि किसके शासनकाल में था? वो कोई और नहीं, वो यही सम्राट अशोक महान का शासनकाल था, जिन्होंने कोरिया जैसे देश को उस समय, अब के 2300 वर्ष पूर्व कोरिया जैसे देश को इन्होंने कर्ज दिया। आज आप देखिए पूरा भारत विश्व बैंक के कर्जे में दबा हुआ है। सम्राट अशोक महान का ही शासनकाल था कि जब भारत का पूरी दुनिया पर 35% निवेश हुआ करता था। आज आप भारत में देखिए सेनाओं में, सेना की जो संसाधन है उसमें आप 75-76% FDI लागू करते विदेशी चीजों को। तो इतना आत्मनिर्भर, इतना संपन्न भारत सम्राट अशोक महान के समय था। तो ऐसे सम्राट अशोक महान को मैं नमन करता हूँ, और यहाँ पर आए हुए सभी सम्मानित बंधुओं का, बहनों का स्वागत वंदन करते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूँ। नमो बुद्धाय, जय सम्राट अशोक महान। आपको बहुत बहुत साधुवाद। वीरेंद्र जी ने भी एक बात कही कि उन लोगों ने सम्राट अशोक महान को बदनाम किया, मौर्य को बदनाम किया। यहाँ तक तो ठीक था, लेकिन उन्होंने, वीरेंद्र जी ने बताया कि उनके जो महल, जो भी विरासत थी, उसको खंडहरों में तब्दील कर दिया। तो दिक्कत कहाँ थी? दिक्कत ये थी कि सम्राट अशोक महान ने जिस राष्ट्र की कल्पना की और उसको लागू किया, वो थी समता मूलक समाज की, कि सभी समान हैं। लेकिन भारत के सम्राट अशोक कालीन और उनके बाद आज तक जो सभ्यताओं को नष्ट करते चले आ रहे हैं, वो इस समता मूलक शब्द को हजम नहीं करते हैं। वो एक नए शब्द का इजाद किए हैं, समरसता। समरसता की आपस में मिलजुल कर रहो, लेकिन बराबरी मत करो। वो समरसता शब्द पर तो आज सहमत हैं, पहले भी सहमत थे, लेकिन कभी वो समता मूलक समाज पे सहमत नहीं हुए हैं। तो दिक्कत यहां थी, दिक्कत विचारधारा की थी, इसलिए सम्राट अशोक महान को बदनाम किया गया और सम्राट अशोक महान की विरासत को भारत से नष्ट करने का काम किया गया। मैं अगली कड़ी में हमारे गुरुजी, साथ ही सम्राट अशोक क्लब भारत शाखा उन्नाव के प्रबंधक माननीय एल बौद्ध जी को बुलाना चाहूंगा कि वो आए और अपनी बात को रखें। आइए सर। दिवस पर सम्राट अशोक शांति भवन बिहार में आए हुए सभी सम्मानित साथियों का मैं दिल की गहराइयों से स्वागत वंदन करता हूँ। और अभी हमारे संचालक महोदय ने एक शब्द यूज किया, हमारे डाइट के प्रवक्ता और लहरी के प्रवक्ता भी मौजूद हैं। मैं समझता हूँ हमसे ज़्यादा विद्वान है, क्योंकि डाइट से निकल करके जो प्राइमरी और जूनियर के टीचर्स जाते हैं वो यहीं से निकल के जाते हैं। ऐसे लोगों के बीच में मुझे अपनी बात रखने का आज का जो अवसर है। अभी संचालक महोदय ने एक शब्द का प्रयोग किया, गुरु। गुरु शब्द की अगर परिभाषा देखो तो गु का मतलब होता है अंधकार और रू का मतलब होता है प्रकाश। अगर इन्होंने मुझे गुरु शब्द से नवाजा है तो मैं आज इस चीज से सहमत हूँ और अपने आप को बड़ा गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि जो इनके अंदर मानसिक गंदगी थी, जो अंधकार था, उसको निकालने में मैं
अपने आप को योग्य होगा और समर्थ होगा, इसलिए ऐसे शब्द का प्रयोग का। इसलिए बहुत बहुत साधुवाद धन्यवाद माननीय संचालक महोदय को। मैं धार्मिक सहिष्णुता का प्रतीक अपने देश के राष्ट्रीय ध्वज को नमन करता हूँ। विविध संस्कृतियों, विविध विचारों, विविध वेशभूषा, विविध संप्रदायों, विविध बोली भाषा, सबको समाहित कर एक सूत्र में बांध कर रखने की शक्ति रखने वाला अपने देश के राष्ट्रीय ग्रंथ है भारतीय संविधान का नमन करता हूँ। तत्पश्चात इस अंधकार और आडंबर प्रपंच में जी रहे इस दुनिया के असभ्य मानव को सर्वप्रथम अपने ज्ञान के प्रकाश से, उसके जीवन में ज्ञान का प्रकाश करने वाले दुनिया के प्रकाश पुंज, मैं एशिया की बात नहीं करता, दुनिया के प्रकाश पुंज महामानव तथागत बुद्ध के चरणों की वंदना करता हूँ। बुद्ध की उन लोक कल्याणकारी, जन कल्याणकारी शिक्षाओं को पूरी दुनिया में प्रचारित और प्रसारित करने वाले महान सम्राट अशोक, जिन्होंने भारत को विश्व विजेता और विश्व गुरु का दर्जा दिलाया, ऐसे महानतम सम्राट अशोक जी का मैं नमन करता हूँ। उन सभी महापुरुषों का जिनकी त्याग, तपस्या, पराक्रम और पुरुषार्थ से, पराक्रम और पुरुषार्थ में अंतर होता है। पुरुषार्थ वो होता है जो निरंतर किया जाता है, और पराक्रम वो होता है जो तुरंत से किसी चीज को उठा करके मार दिया गया, वो पराक्रम होता है। यानी सभी महापुरुषों ने पराक्रम भी किया और पुरुषार्थ भी किया, निरंतर करते रहे। ऐसे महापुरुषों को, ऐसे सभी और ऐसे महापुरुषों से मैं अवगत कराना चाहता हूँ। माननीय डायरेक्ट प्राचार्य जी को, प्रवक्ता है डायरेक्ट में, सुनीलाल पटेल जी का नाम दिया था, रामस्वरूप वर्मा जी का भी नाम आता है। शायद आप लोग वहां तक नहीं पहुंचे अभी तक, इसलिए मैं छोटा सा निवेदन आपसे कर रहा हूँ, क्योंकि आप डायरेक्ट में, इसलिए आपके हाथों में जो बंधन है, ये बंधन नहीं होना चाहिए। इससे बहुत बड़ा संदेश जाता है। जो लोग डायरेक्ट, जिन्हें आप शिक्षित करते हैं, वो लोग भी इसका अनुसरण करेंगे। और हमें ऐसा कोई आचरण नहीं करना है, मन से, वचन से और कर्म से, जिसका संदेश हमारा लोग फॉलो करें। इसलिए मैं निवेदन के साथ मैं आपसे अपील करता हूँ कि फिर कभी हमारी आपकी मुलाकात अगर हो तो बिल्कुल सामने रखो, पीछे जरूरत है। इसके साथ मैं ज्यादा विस्तार नहीं, क्योंकि मुझे कार्यक्रम में जाना भी है और लगभग 12:15 बज गया है। बार बार चर्चा यहाँ हो रही है धम्म की। धम्म, वास्तव में धम्म क्या है? धम्म धारण करने की चीज है, ना कि पूजा करने की चीज है, ना कि पाठ करने की चीज है, ना कि अनुष्ठान करने की चीज है, ना कि जप करने की चीज है, ना तप करने की चीज है। धम्म का मतलब सदाचारी, शिष्टाचारी, नैतिक जीवन जीना। क्यों? सम्राट अशोक ने कहा कि नास्ति ही कम तरम सर्वलोके हितता, यानी सर्वलोक हित से बढ़कर के मनुष्य के लिए कोई दूसरा कार्य हो ही नहीं सकता। लेकिन इसको काउंटर करने के लिए उन्होंने क्या किया कि जप करिए, तप करिए, चालीसा पढ़िए, पूजा करिए, अनुष्ठान करिए। कहाँ उलझा दिया लोगों को। सम्राट अशोक को जो लोगों की जुबान पर नाम होना चाहिए था, लोग सुबह उठ के सम्राट अशोक का नाम लेते, उनकी शिक्षाओं का, उनके शिलालेखों का अनुसरण करते, उनका अनुकरण करते, उनको एक स्थान दे दिया गया, वो इतिहास के पन्नों में सीमित कर दिया गया। और वो भी आपको तब पढ़ने को मिलेगा जब आप प्रोफेशनल लाइन की तैयारी करेंगे। यहाँ कुछ है ही नहीं। अगर आप हाई स्कूल इंटर कर भी ले देते हैं, बीए तक पहुंच भी जाते हैं, कुछ नहीं मिलेगा जब तक आप प्रोफेशनल में नहीं जाएंगे तैयारी करने के, यानी आईएएस आईपीएस बनने के लिए। सम्राट अशोक के जीवन को, सम्राट अशोक की शिक्षाओं को पढ़ना ही होगा। बिना उसको पढ़े आप क्वालिफाई कर ही नहीं सकते। बुद्ध की शिक्षाओं को आपको पढ़ना ही होगा। वहाँ कहीं रामचरित मानस की चर्चा नहीं, वहाँ कहीं महाभारत की चर्चा नहीं है। वहाँ क्योंकि जब कभी उदाहरण दिया जाता है तो एक वैशाली जैसे राज्य का उदाहरण हमारे पेपरों में बहुत लेख आया करते हैं और आज भी आते हैं। कभी रामायण की चर्चा नहीं हुई कि रामायण ये चाहती कि समता मूलक समाज की स्थापना हो।
विकास जी ने इन शब्दों का मतलब घोटाला भी बताया, कैसे लोग कर रहे हैं और हम इतने नादान हैं कि हमको आपको वो ज्ञान ही नहीं। क्यों ज्ञान इसलिए नहीं है क्योंकि हमने आपने उस चीज को पढ़ा ही नहीं, उसको इतनी गंभीरता से देखा ही नहीं, हम करने का प्रयास नहीं किया। इसलिए वास्तव में सम्राट अशोक यूं ही महान नहीं हो गए। दुनिया की जब समीक्षा होती है, रिपोर्ट आती है एक, तो 2016-17 की एक रिपोर्ट आई थी कि सम्राट अशोक द्वारा चलाई गई जितनी भी जन कल्याणकारी लोक कल्याणकारी नीतियां थी उनका मात्र 5% अभी पूरी दुनिया में लागू हो पाई। अभी 95% खाली पड़ी। लोग इसलिए दबाना चाहते हैं कि वो सारी चीजें निकल करके अगर लोगों के उसमें आ जाएंगी तो लोग सम्राट अशोक को अपने सिर पर बिठाएंगे, बुद्ध को सर पर बिठाएंगे और इनका जो पाखंडवाद है, इनकी जो बढ़ाई हुई व्यवस्था है, यानी यूं कह लीजिए कि बालू के ढेर पर बनाया गया है इनका महल। और ये घोटाला मुझे कहने में कोई संकोच भी नहीं होता। अभी जब अयोध्या का समतलीकरण हो रहा था, मैं दावे के साथ भी कह सकता हूँ और कहीं भी कह, लेकिन तो मुझे राष्ट्रद्रोह लगेगा नहीं। अगर वास्तव में वो राम की जन्मभूमि थी, हमारे नेताओं ने भी कहा, वहां से निकलने वाले हर उस अवशेष को सार्वजनिक करना चाहिए था। जो आम जनमानस में भ्रांति है कि राम की धरती नहीं है वो, अगर वो अवशेष निकले थे तो आपको सार्वजनिक करना चाहिए था और बात बन जाती। लेकिन जिन लोगों के अंदर संदेह था उस संदेह को आपने और पक्का कर दिया, मजबूत कर दिया, क्योंकि सार्वजनिक नहीं किया और उसको पिसवा दिया, मसीह पिसवा करके उसकी गिट्टी बना करके उसको आरती। इससे क्या होता है कि मैं तो ये बुद्ध ने हालांकि कि या सम्राट अशोक ने भी ये कहा कि मन और चित्त निर्मल होना चाहिए ताकि धरती पर दोबारा जन्म ना हो। और मैं तो कहता हूं कि जिस तरह से ये आज बन के तैयार हो रहा है, कभी न कभी तो टूटेगा। नहीं 500 साल बाद टूटेगा, 1000 साल बाद टूटेगा, नहीं 1000 साल बाद टूटेगा, 2000 साल बाद टूटेगा। लेकिन ये बात आप लोग जरूर कहते रहिए अपने आने वाली संतानों से, जब कभी टूटेगा तो उसको तोड़ने के लिए मैं ही आऊंगा, भले मुझे 1000 बार पैदा होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ में मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। आप सभी को प्रधानमंत्री विजय दिवस की बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद, साधुवाद। दावे के साथ जब कभी टूटेगा जरूर बताते रहिए बात को, मैं ही आऊँ, और जब कभी टूटेगा तो कह याद करिए कि वो कुशवाहा जी है, बहुत जी कह रहे थे कि मैं ही तोड़ने आऊँ। जरूर टूटेगा, भले ही मुझे उसी के घर में पैदा हो। सभी को जय सम्राट अशोक, जय। साथियों, एक प्रश्न करना चाहता हूं मैं आप सबसे। पीछे क्या रखा गया था अभी? हाँ, कोई कुछ देखा इसलिए प्रश्न आ गया मन में। प्राचार्य जी, आप सभी प्रश्न, सबसे प्रश्न है कि अगर आपको अपने हथियार की धार जांचनी हो या बंदूक सही चल रही है कि नहीं चल रही है, अगर ये जांचना हो तो क्या किसी को चलाना ही आवश्यक है या ऐसे नहीं जा सकती है? बताइए। तलवार की धार जांचनी है तो किसी की गर्दन पर चला करके ही चेक की जा सकती है या ऐसे भी चेक की जा सकती है? तभी आपकी वीरता प्रदर्शित होगी कि आप वीर हैं। किसी की गर्दन पर आप तलवार चला देंगे और आप तलवार में धार है, ये प्रदर्शित करने के लिए आप किसी की गर्दन पर तलवार चलाएंगे, तभी आप वीर कहलाएंगे क्या? या अपनी ताकत को अपने अंदर समेट कर रखें और अपनी धार को किसी अन्य साधन से आप जांचते रहें, ये आवश्यक है। मैं इसलिए ये प्रश्न उठा रहा हूं क्योंकि सम्राट अशोक महान को आधुनिक काल के जितने भी इतिहासकार हैं उन सब ने काया शब्द से नवाजा है कि सम्राट अशोक महान अगर धम्म विजय दिवस के अवसर पर अगर तलवार नहीं रखते, अगर युद्ध घोषणा की बात को अगर बंद करके अगर धम्म घोषणा नहीं करते, तो आज भारत
गुलाम नहीं होता। सम्राट अशोक महान की नीतियों को जिम्मेदार ठहराते हैं। तो मैं उनसे ये सवाल पूछना चाहता हूं, उन इतिहासकारों से, जो इतिहासकार मेरी नजर में वो इतिहासकार मानसिक विक्षिप्त हैं, या यूं कह लीजिए कि मानसिक रूप से वो इतने विकृत हैं कि दूसरे की अच्छाइयों को वो ग्रहण नहीं करना चाहते हैं। सम्राट अशोक महान अपनी सेना का निरीक्षण कर रहे हैं। भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को अपने समय में ही भगवान बुद्ध ने बिंबिसार को ये कहा था कि किसी भी सैनिक को कभी बौद्ध भिक्षु मत बनने देना, और ये इसका कड़ाई से पालन होना चाहिए। उन्होंने अपने संघ में इसको लागू भी किया, क्योंकि सैनिक का कर्तव्य होता है देश की सीमाओं की रक्षा करना। सम्राट अशोक ने यह नहीं कहा कि मैं सेना से नहीं रख रहा हूं, उन्होंने प्रतिवर्ष धम्म विजय दिवस पर अपनी सेना का निरीक्षण करते थे। इससे एक तो ये निकल करके आता था कि देश की जनता ये देखती थी कि हमारी सेना कितनी मजबूत है, और पड़ोसी देशों को यह संदेश जाता था कि फला देश की सेना कितनी मजबूत है, हमें उस तरफ नहीं देखना चाहिए। आज आधुनिक भारत में, आजाद भारत में देश का राष्ट्रपति जब तीनों सेनाओं का निरीक्षण करता है 26 जनवरी और 15 अगस्त को, तो क्या कहा जाए, अगर सम्राट अशोक महान उस समय कायर थे तो आज के जो राष्ट्रपति हैं या प्रधानमंत्री वो क्या कायर नहीं है? इस बात को जरूर हमें ध्यान रखना चाहिए। और अगर कोई इतिहासकार आपको मिलता है ऐसी चर्चा करते हुए, जरूर इस बात को रखिए आप उनसे। भारत का राष्ट्रपति चाइना में जाके आक्रमण करते तभी आप मानेंगे कि नहीं देश हमारा मजबूत है। इसलिए ऐसे इतिहासकारों को पढ़ना बंद कर दीजिए, खुद खोजिए और खुद पढ़िए। इसी बात के साथ एक छोटी सी बिटिया है, वो बोलना चाह रही है। मैं बुलाना चाहूंगा वान्या मौर्य को, आओ और अपनी बात को रखिए। गुरु परिवार से हूँ, मंत्रियों को चेतावनी देती हूँ। भारत विश्व गुरु अपना आज संकल्प पे लेती हूँ। मौर्य जी की बेटी हूँ, गाल पे थप्पड़ देती हूँ। भारत विश्व गुरु अपना आज संकल्प पे लेती हूँ। मौर्य जी की बेटी हूँ, गाल पे थप्पड़ दिल्ली में गाल पे थप्पड़ देती हूँ। हो भारत बस प्रवक्ता ज्योग्राफी जैसा कि वीरेंद्र जी ने दीपक जी ने पहले ही परिचय करा दिया आपका, तो मैं चाहूंगा कि आप आए अपने बात को रखेंगे हमारे सर्वप्रथम मैं भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ और सम्राट अशोक के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ, और यहाँ उपस्थित सभी लोगों को मैं प्रणाम करता हूँ। तो जैसा कि मैंने उन्नाव में यहाँ आया, तो यहाँ आने के बाद सबसे पहले साकी वीरेंद्र जी से और माननीय एडवोकेट जी से मुलाकात की। तो क्योंकि हमारी तरफ यह कार्यक्रम नहीं होता है अम्बेडकर नगर में, मैं अम्बेडकर नगर से मूल रूप से बिलोंग करता हूँ, तो इतनी जागरूकता वहाँ नहीं है। हमारे समाज में बहुत रीति रिवाज के शादियाँ होती हैं, इसके अलावा ये सब ऐसा कोई कार्यक्रम होता नहीं, और कभी हमने प्रतिभाग भी नहीं किया। और इंटर के बाद जो है 2003 से लगभग 16 तक मैं इलाहाबाद रहा, और किसी भी ऐसे कार्यक्रम में प्रतिभाग नहीं किया, केवल पढ़ाई लिखाई की। और फिर पहले हमारी ज्वाइनिंग जो है बेसिक विद्यालय में अपने यहाँ, हमारे यहाँ 1 लाख पड़ता है अवस्थारी, तो वहीं हो गई थी। फिलहाल हमने इतिहास पढ़ा है और भूगोल भी पढ़ा है, इसके अलावा हिंदी विषय भी पढ़ा है। तो भगवान बुद्ध के बारे में भी थोड़ा बहुत हमने पढ़ा, हालांकि अभी हमारा रिसर्च चल रहा है इतिहास भूगोल विषय से। तो जो भी हमने पढ़ा है इतिहास में, सम्राट अशोक जी के बारे में, चंद्रगुप्त मौर्य जी के बारे में, इनकी शिक्षाओं के बारे में,
जो भी इन लोगों ने इतिहास में जो इतिहासकार लिखे हैं, वास्तव में मैंने देखा कि इतिहास को गलत ढंग से लिखा गया है। जो मैंने आकलन किया, जो मेरा अपना आकलन था, वास्तव में इतिहास को तोड़ मरोड़ करके लिखा गया। और जो प्राचीन काल का इतिहास था, उस समय सत्र तो नहीं याद आ रहा है, एक अंग्रेज विद्वान जेम्स प्रिंसप, जिन्होंने इस लिपि को जो है पढ़ा, सम्राट अशोक के, और हाँ, जेम्स प्रिंसप महोदय ने सर्वप्रथम पढ़ा और पढ़ करके बताया, और उसके बाद का जो इतिहास लिखा गया। तो जैसा कि माना जाता है कि इस हिंदुस्तान का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है वो मौर्य वंश है। एक बार हम लोग ट्रेन में आ रहे थे तो एक सज्जन से चर्चा होने लगी कि जो है वो कहने लगे कि जो राजपूत हैं, जो ठाकुर हैं, वास्तव में यही पहले, और ब्राह्मण हैं, वही लोग यहाँ आए और पहले से इन लोगों का बोलबाला रहा। तो ऐसा नहीं है। तो हमने भी थोड़ा बहुत इतिहास पढ़ा था, तो हमसे काफ़ी नोकझोंक हुई, उनकी बातचीत हुई। तो हमने बताया कि जो भारत का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश है, आप इतिहास की किताब उठा के देखिए, उसमें आप चाहे जिन लोगों ने लिखा हो, लेकिन लिखा गया है कि भारत का जो प्रथम ऐतिहासिक राजवंश, आप लोग भी शायद ना पढ़े हो या पढ़े हो, तो भारत का प्रथम ऐतिहासिक राजवंश मौर्य वंश भी है, मौर्य वंश ही है। तो हम लोगों ने आज भी जितनी प्री मेंस की परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के दौरान आप देखेंगे कि सम्राट अशोक से, चंद्रगुप्त मौर्य से सीधा प्रश्न आते हैं। अभी इंटरव्यू में हमसे माननीय इस समय राम जी मौर्य लोक सेवा आयोग के मेंबर हैं, तो मुलाकात हुई थी अभी हाल ही में, एक हफ्ते पहले। तो चर्चा होने लगी, तो उन्होंने कहता हूँ जो भी व्यक्ति आता है इंटरव्यू देने, अगर नहीं कुछ पूछ पाते हैं तो कम से कम इतना पूछते हैं कि किसका प्रतीक है। बहुत अच्छा। हमेशा रखा रहता है। तो उन्होंने कहा कि भाई नहीं कुछ, कोई बच्चा कहते हैं, क्योंकि बच्चे आते हैं तो इतने डरे रहते हैं, इतने भयभीत रहते हैं, तो कम से कम अपने समाज के बारे में पूछ लेता हूँ। सम्राट अशोक के जानते हो, उनकी किसी एक शिक्षा के बारे में, उनके किसी अभिलेखों के बारे में बता लीजिए कि उनके अभिलेखों में क्या लिखा है। या आप रुपया चलता है, आपकी जेब में रुपया पड़ा होगा, उस पर जो सिक्का है, तो जो स्तंभ है, इन सब के बारे में कहते हैं कि क्वेश्चन पूछते रहते हैं लोगों से, तो कम से कम एक जागरूकता वहाँ से भी होती रहती है। और हमको तो बहुत ज़्यादा फिलहाल याद नहीं है, लेकिन जो 14 शिलालेख सम्राट अशोक ने लिखवाए हैं, उसके बारे में मैं आप लोगों को थोड़ा सा उस पर चर्चा करूँगा। तो जो उनका प्रथम शिलालेख है मुझको याद नहीं है, क्योंकि मेरा रिसर्च का काम चल रहा है, तो मैं काफ़ी बिजी हूँ। तो मैं आप लोगों को पढ़ के बताता हूँ कि जो सम्राट अशोक का पहला शिलालेख है, उसमें उन्होंने कहा कि किसी भी पशु का वध ना किया जाए, राजकीय मनोरंजन तथा उत्सव ना किए जाने का आदेश दिया जाता है। मतलब ये कब होता है, जब उन्होंने पहला अपना शिलालेख लिखा है, तो उन्होंने कहा किसी भी प्रकार का पशुवध हम आज से नहीं किया जाएगा, और मनोरंजन तथा उत्सव भी न किए जाने का आदेश दिया। और दूसरे शिलालेख में उन्होंने पशुओं और मनुष्यों के लिए, जो आपने कहा था कि अलग अलग, तो इतिहास का पहला प्रमाण है कि पशुओं और मनुष्यों के लिए जो है अलग अलग चिकित्सालय की व्यवस्था मौर्य काल में हुई। तो आप कल्पना करिए कि आज के समय में, आज जो है ये कहा जाए कि भारत जो है प्रगतिशील देशों की श्रेणी में खड़ा हुआ है, आज हमारे देश में पशुओं की चिकित्सालय की हर जगह व्यवस्था नहीं है, लेकिन उस समय आप कल्पना करिए कितने हजार साल पहले मानव और पशुओं के लिए अलग अलग चिकित्सालयों की व्यवस्था उन्होंने करवाई थी। मनुष्यों और पशुओं के कल्याण मार्गों पर छायादार वृक्षों को लगवाया गया। उनका दूसरा शिलालेख जो है उसमें लिखा गया है कि जो मानव और पशुओं के कल्याण मार्गों में, कल्याण जैसे जिन रास्तों से वो लोग गुजरते थे, वहाँ छायादार वृक्ष लगवाए गए, पानी की भी उत्तम व्यवस्था की गई, ठीक है, कुएं खुदवाए गए। मैं आपको एक उदाहरण बताना चाहता हूँ कि एक झील, सुदर्शन झील का नाम सुने होंगे, इतिहास में सुदर्शन झील का उल्लेख आता है, वर्तमान में भी वह गुजरात के गिरनार जिले में मौजूद है। तो उसका कई लोगों ने हालांकि जीर्णोद्धार कराया, लेकिन इतिहास में चंद्रगुप्त मौर्य का नाम आता है सर्वप्रथम, जिन्होंने उसका जो है उसको बनवाया। हालांकि बाद में गुप्त शासकों ने उसका जीर्णोद्धार कराया, लेकिन यह अपने आप में जल संरक्षण का एक अद्भुत नमूना मिलता है। जो आप आज तालाब देखते हैं, कुआं देखते हैं, तो आप सोचिए कि उस समय कितनी बेहतरीन प्रणाली रही होगी
जल संरक्षण, आज हम जल को बचाते हैं, जल प्रदूषित हो रहा है, उन्नाव का जल तो बहुत प्रदूषित हो रहा है और हमारा रिसर्च भी जल पे ही है। तो इसलिए मैं बताना चाहूंगा कि आप कल्पना करिए कि उस समय बांध को बनाना, सुदर्शन झील से बांध का भी निर्माण हुआ था, शायद हो सकता है आप लोगों को जानकारी हो, और उस जमाने में बांध बनाना कितना अद्भुत रहा होगा, कितना कठिन रहा होगा, कितनी मेहनत से लोग बनाए होंगे। तो उस समय जो है सुदर्शन झील का निर्माण हुआ और हालांकि इसमें अभिलेखों में नहीं इसका उल्लेख है, इतिहास में इसका उल्लेख मिलता है। तो जो इनका तृतीय अभिलेख है, इसमें राजकीय पदाधिकारियों को इन्होंने आदेश दिए कि प्रति 5 वर्षों के बाद सभी लोग धम्म प्रचार पर जाएं, दौरे पर जाएं। जैसा कि आपने बताया अभी कि उन्होंने अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका में बौद्ध वृक्ष के साथ भेजा था और धम्म प्रचार करने के लिए, और तमाम बौद्ध स्तूपों की देश के विभिन्न भागों में उन्होंने स्थापित कराया। और भारत का जो वास्तव में विस्तार था वह भारत ही नहीं अपितु आप अफगानिस्तान, पाकिस्तान, ईरान, इराक, सीरिया तमाम देशों तक फैला हुआ था। तो कुल मिला के जो ऐतिहासिक राजवंश होने के साथ साथ उस समय का भारत जो था वर्तमान भारत से कहीं ज्यादा बड़ा था। मतलब जितना बड़ा भारत उस समय था मतलब उसके बाद कभी उतना बड़ा भारत नहीं हुआ। तब से भारत सिमटता ही चला गया और आज तक सिमटता ही चला जा रहा है, क्योंकि आप देख रहे हैं चाइना उधर कब्जा कर रहा है, पाकिस्तान अलग कब्जा कर रहा है। तो फिलहाल सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य और सम्राट अशोक के समय में जो भारत की स्थिति थी वो बहुत ही सर्वोत्तम थी, बहुत ही विकासशील थी, बहुत ही विकसित कह सकते हैं अपने समय के अनुसार। और जो इनका चतुर्थ शिलालेख है, इसमें आपने कहा लिखवाया कि राजकीय पदाधिकारियों के आदेश दिए गए हैं कि व्यवहार के सनातन नियमों, नैतिकता, दया का सर्वत्र प्रचार किया जाए। अब आप कल्पना करिए कि उस समय नैतिकता और सदाचार और दया, करुणा, तो मतलब उन्होंने इस पर भी ध्यान दिया। लोग इस पर ध्यान नहीं देते हैं, केवल प्रश्न उठाते हैं कि इन्होंने अपने 99 भाइयों की हत्या की या इन्होंने कलिंग का जो युद्ध किया। लेकिन ये सोचिए कि एक राजा होकर के इन्होंने जो अपने चतुर्थ शिलालेख में उनको सीधा सीधा आदेश दिया कि लोगों के साथ आप समानता का व्यवहार करिए और नैतिकता और दया का परिचय दीजिए। पंचम शिलालेख में इन्होंने कहा कि हम इसमें जो है धर्म महापात्रों की नियुक्ति करते हैं और धर्म नैतिकता के प्रचार के आदेश का जो है इन्होंने वर्णन किया। और जो छठवां शिलालेख है, राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक सुझाव मुझे किसी भी स्थान या समय पर दे। जैसा कि अभी आपने उल्लेख किया कि मैं किसी भी स्थान पर हूँ, चाहे मैं खाता रहूँ, सोता रहूँ या किसी भी स्थान पर हूँ, इसकी सूचना अगर वह लोक जन कल्याणकारी नीतियों से संबंधित है तो इसकी सूचना हमको आप किसी भी समय दे सकते हैं। और जो इनका सातवां शिलालेख है, सभी जात संप्रदाय के व्यक्ति सब स्थानों पर रह सकें, ये भी आत्म संयम एवं हृदय की पवित्रता को चाहते हैं। मतलब सभी जात, ये ध्यान देने वाली बात है, आज भी जातियां अलग अलग हैं। आज जो हमारे समाज में जो भेदभाव है आप देख रहे होंगे, उसको महसूस कर रहे होंगे। हम लोग इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़े हैं, काफी कुछ चीजों को महसूस किया है, आज भी महसूस करते होंगे आप लोग। तो कहने का मतलब है कि उस समय की ये कल्पना है कि जात पात में कोई भेदभाव नहीं करना है। ये साफ साफ इसमें लिखा गया है छठे शिलालेख में, सातवें शिलालेख में। ठीक है कि आत्म संयम और हृदय में पवित्रता के साथ जो लोग जाति संप्रदाय, विभिन्न जाति संप्रदाय के लोग रहना चाहते हैं वो रह सकते हैं। और जो इनका आठवां शिलालेख है, राजकीय पदाधिकारियों को स्पष्ट आदेश देता है कि सर्वलोक हित से संबंधित कुछ भी प्रशासनिक जो भी हो उनको सुझाव दें। और एक मिनट, नौवें शिलालेख में नहीं, आठवें शिलालेख, सॉरी हमको लगता है कहीं त्रुटि हो गई थोड़ी सी। तो आठवें शिलालेख में राज्याभिषेक के 10वें वर्ष अशोक ने जो है बोध गया की यात्रा की और धर्म यात्राओं का प्रारंभ किया। बोध गया सभी लोग जानते होंगे कहाँ है, बिहार में इस समय है, जिसको हम लोग गया के नाम से जानते हैं। और उसी बोध गया को उन लोगों ने गया ठाकुर द्वारा बना दिया। नाम सुना गया होगा आपको,
लोग कहते हैं हमारी तरफ पूर्वांचल में गया ठाकुर द्वारा गई, तो उसको जो है ब्राह्मण धर्म से जोड़ करके देखा जाता है। हालांकि उसका जो मतलब उस समय जो प्रचलन हुआ वो अशोक के समय से ही हुआ, और गया जैसा कि बोध गया जहाँ भगवान बुद्ध ने अपना उपदेश दिया था उससे संबंधित है, लेकिन ब्राह्मणों ने उसको जोड़ करके अलग से बना दिया कि गया ठाकुर द्वारा जाएंगे, उसको दूसरे रूप में उसको प्रेरित कर दिया। गया का योग, हाँ समझ रहे हैं ना, गया का मतलब वो चारों धाम से उसको जोड़ दिए और 4 धाम बनाए, तो उसको बता रहा हूँ आप लोगों को। और अगला जो इनका 9वां शिलालेख है दास और सेवकों के प्रति, आपने बताया इस दासों और सेवकों के प्रति जो शिष्टाचार का अनुपालन करें, जानवरों के प्रति भी उदारता बरते, ब्राह्मण श्रमण के प्रति उचित बर्ताव करने का भी उन्होंने आदेश दिया। 10वें शिलालेख में घोषणा की जाए कि यश और कीर्ति के लिए नैतिकता होनी आवश्यक है। और जो इनका 14वां शिलालेख है धर्म प्रचारार्थ अशोक अपने विशाल साम्राज्य के विभिन्न स्थानों पर शिलाओं पर धम्म विजय लिपिबद्ध कराया, जिसमें धर्म प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण सूचनाओं का विवरण अंकित है। तो अशोक के शिलालेखों संबंधित जितने भी विवरण है, खुलाई में मास्की और जौगढ़, हमको याद नहीं आ रहे सारे शिलालेख, काफी इतिहास हमने काफी पहले पढ़ा है, हालांकि इधर भूगोल की पढ़ाई की है। तो गुर्जरा, मास्की और तमाम ऐसे गुजरात और उड़ीसा के क्षेत्रों से बड़े बड़े अभिलेख मिले हैं। हालांकि उन लेखों को बाद में पढ़ा गया, उन लेखों से स्पष्ट हुआ कि सम्राट अशोक कितने प्रतिभाशाली, कितने महान और कितने जो है व्यवस्थित रूप से शासन चलाने वाले राजा थे, और जिसका वास्तव में आपने भी बताया कि सम्राट अशोक के ऊपर न जाने कितने लोग रिसर्च कर रहे हैं। अब सम्राट अशोक के ऊपर ही नहीं, एक एक चीजों पर, एक एक शासन प्रणाली, जैसे शासन प्रणाली, इनकी संस्कृति क्या थी, इनकी शासन व्यवस्था क्या थी, इन सब चीजों पे आज भी रिसर्च चल रहे हैं। तो बहुत ज्यादा ना कहते हुए, समय काफी हो रहा है, तो मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। और आप सभी लोगों ने हमको बुलाया, तो इस सबका आप सभी लोगों को मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। मैंने ब्रजेश मौर्य जी को, उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से समय निकाल करके हम लोगों के बीच में आए और सम्राट अशोक के शिलालेखों के बारे में जो जानकारी दी वो अद्भुत जानकारी है। तो एक लाइन में कह करके बस कार्यक्रम का समापन करूंगा कि जो इतिहास अभी तक इतिहासकारों ने लिखा है, वो इतिहास शिकारियों का इतिहास है। शिकारी और शिकार दो होते हैं। अभी तक जो इतिहास लिखा है वो शिकारियों ने लिखा है, तो शिकारी इतिहास अपने हिसाब से लिखेगा। अब हमें अपने हिसाब से इतिहास लिखना है, तो हमें अपना इतिहास स्वयं खोज करके अपने शिकार के हिसाब से इतिहास लिखना होगा। जिस कड़ी में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी और बहुत सारे विद्वान लिख रहे हैं, इसी कड़ी में हमारे डॉक्टर सचिदानंद मौर्य जी हैं, वो भी लेखन का कार्य कर रहे हैं, काफी कुछ खोज करके लाए हैं। अभी सम्राट अशोक क्लब के द्वारा ही एक शिलालेख की भी खोज की गई थी, जिसका जिक्र डॉक्टर साहब की भविष्य में आने वाली पुस्तक में किया गया है, वो आपको जानकारी उसमें मिलेगी। और इन्हीं सभी शब्दों के साथ में आज के कार्यक्रम की मैं समापन की घोषणा करता हूँ, और आप लोग गोलाई से बैठ जाएंगे और कुछ व्यवस्था की गई है स्वल्पाहार की, उसको लेने के बाद आप अपने अपने गंतव्य की ओर जाएंगे। सभी को नमो बुद्धाय, जय भारत।